हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग पुर्तगाली कंपनियों के भारत आगमन के बारे में तथा डच कंपनियों के भारत आगमन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अंग्रेज़ कंपनियों का जो भारत आगमन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि भारत की जो रूपरेखा है फ्रेंड्स, वो आगे चल के ब्रिटिश अंग्रेज़ों के आधार पर ही तय होती है। वो आते हैं, भारत में व्यापार करते हैं, फिर शासन करते हैं। इसी के अनुसार आगे जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां अंग्रेज से ही संबंधित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे होता है, या अंग्रेज़ों का आगमन पहले कैसे होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि अब हम लोगों ने जैसे पीछे भी पढ़ा है कि जब पुर्तगाली आए, उनके व्यापार में जब मुनाफा डच ने देखा तो फिर डच आए थे। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि बाकी यूरोपीय कंपनियों को बहुत ही मुनाफा मिल रहा है, व्यापार उनका बहुत दिन रात बढ़ता जा रहा है, तो इसी चीज़ को देखकर, इस मुनाफे को देखकर अंग्रेज़ों के मन में भी ये बात आई, क्यों ना हम भी जाकर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ व्यापार करें। इसलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, यानी कि जो अंग्रेज़ जो व्यापारी थे, अंग्रेज़ यूरोपीय जो कंपनियां थीं, वो पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में देर से आए थे। यानी कि पहले तो पुर्तगाल आए थे और फिर डच आए थे और फिर अंग्रेज आए थे, लेकिन क्या हुआ, देर से आए लेकिन सबसे ज़्यादा दिन तक भी रहे थे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा दिन तक जो पूरा अपना शासन बनाए रखना होता है वो अंग्रेज़ों का ही रहा था दोस्तों। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, पूर्वी देशों की ओर अंग्रेज व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में देर से आए, लेकिन वे शेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए आगे निकल गए। किसको? शेष जो यूरोपीय शक्तियां थी, यानी कि उस समय तक तो पुर्तगाली थे और फिर डच थे, और आगे फ्रांसीसी, डेन, ये सब आते हैं। सभी को ये ब्रिटिश वासियों ने, यानी कि ब्रिटिश कंपनियों ने सभी को हराया है। इसकी मुख्य वजह क्या थी दोस्तों? कि इसकी मुख्य वजह थी कि अंग्रेज जो थे वो भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे थे, और उन्होंने जब स्वरूप को उन्होंने समझा, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी पांव जमाने के लिए, अपनी पैठ जमाने के लिए, एकाधिकार करने के लिए व्यापार पे इन्होंने क्या किया कि सैनिक का भी सहारा लिया, यानी कि सैन्य सहारा भी लिया, यानी कि कुछ युद्ध भी लड़े, और राजनैतिक सहारा भी लिया था। आपने अंग्रेज के बारे में एक बात बहुत ही सुनी होगी कि उनकी जो नीति थी वो थी फूट डालो राज करो की नीति। तो वैसे ही इन्होंने सैनिक और राजनैतिक शक्ति का भी सहारा लिया था। और चूंकि ये प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए जो ये करना चाहती थी वो काम करने के लिए, ये जो कंपनियां थी, ये जो अंग्रेजी कंपनियां थी, वो ये काम करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थी। इन पे जो ब्रिटेन की महारानी थी या जो भी शासक हुए, उनका कोई आधिपत्य नहीं था, उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था दोस्तों, कोई दबाव नहीं था। तो ये भी कारण था जिससे उनको अपना जो एकाधिकार होता है, अपना जो पांव जमाना होता है, वो जमाने में इन्हें ज़्यादा मशक्कत, यानी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। आगे क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या होता है कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगती हैं। कब? 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक। ये आपने पहले भी पढ़ा था कि डचों के समय भी, कि पहले जाता था लिस्बन और वहाँ से एंटवर्प तक ले जाया जाता था, और वहाँ से बाकी जो वस्तुएं थी वो यूरोप के विभिन्न भागों में पहुँचाई जाती थी। इस तरह 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुँचने लगी थी।
और जब यूरोप में पहुंचती थी और इनसे जो लाभ होता था, वे जो अंग्रेज़ व्यापारी थे वे क्या करते थे कि इन सब चीज़ों पे वो ध्यान दे रहे थे, और इसी लाभ के व्यापार ने और बाकी जो कंपनियां जो भारत में आ चुकी थी वे देख भी रहे थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है, और इसी लाभ के व्यापार ने क्या किया कि अंग्रेज़ों को पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया दोस्तों, कि उन्होंने सोचा कि हम लोग भी जाएंगे और बहुत ज़्यादा वहाँ से लाभ कमाएंगे। और जब इस लाभ के व्यापार के लिए जब अंग्रेज़ पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित होते हैं, तो उसी क्रम में जो सबसे पहला अंग्रेज़ यात्री था दोस्तों, वो था मिल्डन हॉल, जो 1599 ईस्वी में भारत आया था, पूर्वी देशों की तरफ आया था फ्रेंड्स। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो डेट है, जो ईस्वी दिया हुआ है 1599 ईस्वी, ये स्पेक्ट्रम बुक का है, लेकिन और भी कई बुक्स हैं जिनमें 1595-96 ऐसे सन ईस्वी जो दिए गए हैं, इसलिए ये कोई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य डेट है दोस्तों वो है 1599 ईस्वी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1599 ईस्वी डाला है। फ्रेंड्स, आपको जब यहाँ पे देख रहे हैं कि अंग्रेज़ यात्री मिल्डन हॉल आया था, तो आप थोड़ा बैक में चले जाइए और आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि पुर्तगालियों का सबसे पहला यात्री वास्को डी गामा आया था, और डच का जो सबसे पहला यात्री था, जो डच यात्री था पहला, वो था हाउटमैन, और अंग्रेज़ का मिल्डन हॉल। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जब आप कुछ भी पढ़ते हैं, अगर आप पहला अंग्रेज़ यात्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छा यही रहेगा आपके लिए कि आप थोड़ा जो पुर्तगाली है, डच है, उनके भी जो पहले यात्री आए थे उनके बारे में आप थोड़ा याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो ऐसे क्या होगा कि आपको ना चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं। इस तरह दोस्तों, जब पहला यात्री मिल्डन हॉल जो अंग्रेज़ी यात्री था वो पहुंचता है, उसके बाद जब वो यहाँ से जाता है, तो उसने भी बाकी जो पूर्वी देश थे, जो बाकी जो और देश थे जो पूर्व में आए हुए थे, जब उनके भी यात्री जाते थे तो क्या करते थे, यही ना कि हाँ बताते कि बहुत मुनाफा है और वहाँ पे हम लोग व्यापार अच्छे से कर सकते हैं, हमें फ़ायदा भी बहुत होगा। वही काम इस मिल्डन हॉल ने किया। उसके बाद क्या होता है कि जो इंग्लैंड की महारानी थी दोस्तों, वो थी उस समय एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? आप नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। एलिजाबेथ प्रथम थी। उन्होंने क्या किया कि 1600 ईस्वी में फ्रेंड्स एक चार्टर जारी किया। चार्टर का मतलब क्या होता है कि एक आदेश पत्र, जैसे कि कोई किसी को आदेश देता है ना पत्र के माध्यम से। आप बिहार में ही ले लीजिए, तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदेश आता है विभिन्न ऑफिसों में, जैसे कि डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, ऐसे पहुंचते हैं ना, वैसे ही क्या हुआ कि उसे क्या कहते हैं, आदेश पत्र। वैसे ही क्या हुआ कि महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक चार्टर जारी किया। चार्टर का मतलब एक आदेश पत्र जारी किया, और उस आदेश पत्र में क्या था ये हम लोग आगे देखते हैं। उस चार्टर में क्या था दोस्तों कि उस चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। एक कंपनी की निर्माण की जाती है जिसका नाम जो रखा गया था वो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। उसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। ये जो है वो पहले जो आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पढ़ते हैं दोस्तों, इसका ये पहला नाम था। जब वो आदेश पत्र जारी किया गया था और जो कंपनी बनाई गई थी उस समय यही नाम था। क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। ये नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मैचिंग जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पुर्तगालियों के नाम, पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पुराना नाम है वो आपको दे दिए जाएंगे और उसमें आपको मैच करना ही होगा। इसलिए आपको ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो क्या हुआ, और ये चार्टर, ये जो आदेश पत्र है दोस्तों, ये कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ये आदेश पत्र जारी किया गया था। और इस आदेश पत्र में ये था कि जो कंपनी बनाई गई है, जो ये कंपनी है वो पूर्व की तरफ
15 वर्षों के लिए व्यापार कर सकती है। 15 वर्षों के लिए व्यापार के विशेषाधिकार प्रदान कर दिए गए। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर के द्वारा, यानी कि महारानी एलिजाबेथ के प्रथम आदेश पत्र के द्वारा। और आप ये याद रखेंगे कि ये कब किया गया था, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और कितने वर्षों के लिए, पहली बार कितने वर्षों के लिए ये विशेषाधिकार प्रदान किया गया, तो ये किया गया 15 वर्षों के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी तो आके व्यापार करने लगी, लेकिन 1609 ईस्वी में जब महारानी एलिजाबेथ के बाद जेम्स प्रथम आए थे इंग्लैंड में। कौन आए थे? महारानी एलिजाबेथ के बाद जेम्स प्रथम। उन्होंने क्या किया कि एक नया चार्टर यानी कि एक नया आदेश पत्र जारी किया, और क्या किया कि 1609 ईस्वी में इस व्यापार के विशेषाधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया। यानी कि महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्ष के लिए दिया था, और जेम्स प्रथम ने क्या किया दोस्तों कि इन्होंने कहा कि नहीं, आपको अनिश्चित काल के लिए, यानी कि आप जब तक व्यापार करना चाहते हैं तब तक आप जाकर व्यापार कर सकते हैं। और जो ये कंपनी बनाई गई थी, जो ये व्यापारिक संगठन बनाई गई थी दोस्तों, इसमें जो थे वो 24 निदेशक थे, यानी कि 24 जो महत्वपूर्ण जो व्यापारी होते हैं उनमें 24 निदेशक थे, यानी कि जो महत्वपूर्ण व्यापारी जो होते हैं उसमें उनकी संख्या 24 थी। 24 निदेशकों का ये समूह था, जिनका चुनाव शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे क्या होता है दोस्तों कि जैसे बाकी कंपनियों का जो ध्यान था, जो पुर्तगाली आए या डच आए, उनका जो मुख्य ध्यान था वो किसकी तरफ था? मसालों की तरफ, काली मिर्च और मसालों के व्यापार की तरफ। अंग्रेजों का भी जो शुरू में जो अपना उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, वो भी बाकी देशों की तरह ही उन्होंने भी काली मिर्च और मसाला प्राप्त करने की तरफ ही ध्यान दिया। इसलिए जब और मसाले और काली मिर्च ये ज़्यादा कहाँ मिलते थे दोस्तों? तो ये मिलते थे इंडोनेशिया में। और यही कारण था कि अंग्रेजों ने भी अपना ध्यान जो है मुख्यतः इंडोनेशिया की तरफ ही शुरुआत में केंद्रित रखा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पहला जो 12 वर्ष थे, पहले जो 12 वर्ष तक जो इन्होंने व्यापार किया अंग्रेजों ने, उसका लाभ उन्हें ओनली 20% मिला था, केवल 20% ही इन्हें लाभ मिला था। लेकिन इनकी विशेषता यह थी कि 20% लाभ मिलने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया कि यहाँ से व्यापार करना नहीं छोड़ा, और व्यापार करते भी थे और धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करते भी गए। और क्या हुआ फ्रेंड्स कि बाद में इन्होंने, पहले तो ये बस काली मिर्च और मसाला का व्यापार करते थे, और बाद में इन्होंने क्या किया कि भारत की वस्तुओं पर भी इनका ध्यान जाता है। बाद के वर्षों में भारत की वस्तुओं पर ध्यान जाता है, और उसमें क्या चीज़ पे ध्यान गया था? तो विशेषकर कपड़े पर ध्यान गया इनका, वस्त्र की तरफ इनका ध्यान जाता है, भारतीय वस्त्र की तरफ। और जिसका उपयोग अभी क्या करने में करते हैं? तो यहाँ से कपड़े खरीदते हैं और उसे जाकर कपड़े को देकर उसके बदले ये क्या करते हैं कि मसाला खरीदने में इस कपड़े का उपयोग करने लगते हैं। ये सब कहानी आगे बढ़ती रहती है दोस्तों। इसी बीच में क्या करते हैं कि जो मैंने आपको बताया ना अभी कि जो इंग्लैंड के जो सम्राट थे वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के बाद जेम्स प्रथम हुए थे। और जेम्स प्रथम ने उस समय, कब का ये टाइम है दोस्तों? उस समय 1609 ईस्वी में क्या किया कि अकबर के नाम से एक पत्र लिखकर अपने एक प्रतिनिधि को, विलियम हॉकिंस, जिसका नाम था विलियम हॉकिंस, उसे कहाँ भेजा? तो वो एक आदेश पत्र लेकर अकबर के दरबार में जाने को कहा। ठीक है, जेम्स प्रथम का जो पत्र था वो अकबर के नाम था, और जो विलियम हॉकिंस था दोस्तों वो कहाँ के लिए चला था? वो किसके दरबार में जाना चाहता था? तो अकबर के दरबार में। लेकिन ये जो विलियम हॉकिंस है वो पहली बार जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि अकबर की वहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम हॉकिंस कहाँ आया था पहली बार, किसके दरबार में आया था? तो वो तो हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि वो जो पत्र था वो किसके नाम से पत्र लेकर आया था, तो वो आया था अकबर के नाम से पत्र लेकर। यहाँ पे क्या हुआ
जब जब ये विलियम हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में पहुंचता है दोस्तों, जब इसका जहांगीर के दरबार में आगमन होता है, तब क्या होता है कि ये विलियम हॉकिंस ने क्या किया कि जहांगीर से उससे उसी की भाषा में बात किया। ठीक है, उस किससे, जहांगीर से विलियम हॉकिंस ने उसी भाषा में बात किया, यानी कि फारसी में बात किया था। और इससे खुश होकर, इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने क्या किया कि उसे 400 का मनसब दिया। अब आप ये सोचेंगे दोस्तों कि ये मनसब क्या होता है। जैसे कि कोई पद होता है ना, वैसे ही ये मनसब जो है वो एक पद है, सरकारी पद है, जो जहांगीर के दरबार में किसको, विलियम हॉकिंस को दिया गया था। और जब जहांगीर ने जब 400 का मनसब दिया, तो विलियम हॉकिंस ने सोचा कि जहांगीर खुश है, तो उसने क्या किया कि सूरत में दोस्तों कारखाना खोलने की अनुमति मांगी। सूरत में क्या किया था अंग्रेजों ने कि एक कारखाना बनाने का निर्माण किया था, और उसे पूरा करने की जो अनुमति है वो जहांगीर से मांगी। लेकिन उस समय क्या था, क्योंकि समुद्र पे भी पुर्तगालियों का जो एकाधिकार होता है वो था, पुर्तगालियों का दबदबा था, और जहांगीर के दरबार में भी कुछ ऐसे पुर्तगालियों ने काम किए थे जहांगीर के लिए, जिसकी वजह से, और जो मुगल सेना थी, जो मुगल शक्ति थी, उसमें नौसेना सैनिक उतनी विकसित नहीं थी, उतनी मजबूत नहीं थी। इस कारण पुर्तगालियों के दबाव के कारण जहांगीर ने उसे अनुमति नहीं दी। जहांगीर देना तो चाहते थे, लेकिन ये जो दबाव था पुर्तगालियों का, उसके कारण अनुमति इन्होंने हॉकिंस को नहीं दी थी। और इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि एक अंग्रेज के कैप्टन रहते हैं, उनका नाम रहता है मिडल्टन। आप इसे नाम याद रखेंगे, इस नाम को आप याद रखेंगे क्योंकि आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या नाम रहता है, मिडल्टन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मिडल्टन ने क्या किया कि सूरत के निकट दोस्तों एक स्वाली नाम की जगह है। क्या नाम है, स्वाली। इस सूरत के निकट जो स्वाली हुई थी दोस्तों, यहीं पे क्या किया कि मिडल्टन ने क्या किया कि पुर्तगाली बेड़े जो थे, यानी कि पुर्तगाली जो जहाजी बेड़े थे फ्रेंड्स, उसे क्या किया कि उसे पराजित कर दिया। और इससे प्रभावित होकर जब जहांगीर ने देखा कि नहीं, अंग्रेज पुर्तगालियों का सामना कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी कि आप यहाँ पे कारखाना स्थापित कर सकते हैं। और उसी के जहांगीर की अनुमति के आधार पर ही अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए, जिसका प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ फ्रेंड्स 1611 ईस्वी में, और दूसरा कारखाना जो था वो 1613 ईस्वी में स्थापित हुआ। ये सूरत वाला जो कारखाना था फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहले बनना तो ज़रूर शुरू हुआ था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण जहांगीर से इसका निर्माण कार्य जो था इसे बीच में ही रोक दिया गया था, ये पूरा नहीं हो सका था। तो जो पहला अस्थाई कारखाना था वो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनाया गया था, और दूसरा सूरत में 1613 ईस्वी में। ठीक, मसूलीपट्टनम में बने कारखाने के 2 साल के बाद। और एक बात और, अब आप फिर से चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िए तो आपको याद आएगा कि मसूलीपट्टनम में ही डचों के द्वारा भी अपना पहला कारखाना दोस्तों स्थापित किया गया था। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि बहुत आसान है फ्रेंड्स कि डच और अंग्रेज़ों का जो कारखाना था वो सबसे पहले मसूलीपट्टनम में ही स्थापित किया गया था, अंग्रेज़ों द्वारा 1611 ईस्वी में और डचों के द्वारा 1605 ईस्वी में। आपने देखा होगा। तो इस प्रकार पहला जो आया यात्री, अंग्रेज यात्री, या आप कहिए कि कंपनी का प्रतिनिधि था, वो आया विलियम हॉकिंस, और दूसरा जो था फ्रेंड्स वो आया था थॉमस रो। दूसरा क्या होता है कि जब थॉमस रो आता है, और ये कब आता है दोस्तों, तो ये आता है 1615 ईस्वी में, और ये भी जहांगीर के दरबार में भी पहुंचता है, क्योंकि उस समय भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था, और मुगल वंश के शासन में उस समय जहांगीर का शासन चल रहा था।
और ये क्या करता है कि 1619 तक फ्रेंड्स ये रुकता है जहांगीर के दरबार में। और क्यों रुका था? क्योंकि ये चाहता था कि मैं जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करूं, या चाहता था कि जहांगीर से वो अनुमति प्राप्त करे कि भारत में विभिन्न जगहों पर वो कारखाने खोल सके, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर सके। लेकिन उससे क्या होता है कि अभी जहांगीर से थॉमस रो को अनुमति नहीं मिलती है। ये थॉमस रो है वो जहांगीर को उतना प्रभावित नहीं कर पाया था। इसके बाद इसने क्या किया कि इसने वाणिज्यिक संधि में असफल होने के बाद, और शाही सहायता भी इसे नहीं प्राप्त होती थी, तो शाही सहायता भी प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया दोस्तों कि कूटनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कूटनीति का इस्तेमाल, इनका तो एक तो मंसूबा ही था दोस्तों, इनका तो जो तरीका था शासन करने का वो ही था फूट डालो राज करो का। तो इस तरह इसने क्या किया, थॉमस रो ने कूटनीति का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब इसने क्या किया कि एक तो ये जहांगीर के दरबार में रहता था और जहांगीर को भी खुश करने की कोशिश करता था, और साइड से यानी कि अलग से दोस्तों ये जहाज़ों को लूटता था। पुर्तगाली जो जहाज़ थे या अन्य जो जहाज़ आते थे उन्हें लूटता भी था, और जो जहाज़ समुद्र की तरफ से जाते थे उससे हर्जाना भी वसूलता था। कुछ जगहों पर इसने क्या किया कि संधि भी की, और कभी कभी होता है ना चेतावनी भी दी, यानी कि डराया भी कि अगर आप इधर से लेके जाओगे तो मैं आपका जहाज़ लूटूंगा या फिर हर्जाना देना पड़ेगा। और इसने पुर्तगालियों के खिलाफ दोस्तों षड्यंत्र करना भी जारी रखा। यानी क्या करता था कि ये ऐसा षड्यंत्र करता था दोस्तों जिससे पुर्तगालियों को जहांगीर के दरबार में जहांगीर के सामने नीचा दिखा सके और अपना जो है वो वर्चस्व कायम कर सके। इसके अलावा इसने क्या किया दोस्तों कि हॉकिंस ये जो पहले जो हॉकिंस आया था फ्रेंड्स, उसका हॉकिंस के बीच और पुर्तगालियों के नौसेना के बीच एक युद्ध होता है दोस्तों, और वो होता है 1620 ईस्वी में। ये सब जो कूटनीति का जो इस्तेमाल है वो तो कर रहे थे थॉमस रो, और पहले ही जो है जहांगीर ने अनुमति दे दी थी कि हाँ आप कारखाने स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह मसूलीपट्टनम में और सूरत में इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए, और थॉमस रो तो अपना काम कर ही रहा था। इधर हॉकिंस ने क्या किया कि पुर्तगालियों के साथ नौसेना युद्ध छेड़ दिया, और जिसमें 1620 ईस्वी में क्या होता है कि ये पुर्तगाली पराजित होते हैं, और जहांगीर के ऊपर जो है अंग्रेज़ों का प्रभाव और ज़्यादा पड़ता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। 1633 ईस्वी में इन्होंने हुगली पर भी विजय कर लिया दोस्तों, हुगली पर विजय कर लिया और वहाँ से भी पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने अंग्रेज़ों के बारे में उनका आगमन कैसे हुआ, या फिर कारखाने कैसे स्थापित किए, कौन था जो इंग्लैंड के शासक थे उन्होंने किसको किसको भेजा था अपने प्रतिनिधि के रूप में, इन सब बातों के बारे में जाना। अब हम लोग आगे और जो भारत में जो अंग्रेज़ों का जो व्यापारिक विस्तार होता है इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, और जो भारत में जो अंग्रेज़ों ने इतना लंबे समय तक जो शासन किया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ फिर आपसे अगले वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ आपको पूरे सीक्वेंस में एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। और मेरे चैनल, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।